आप सुन रहे हैं कुमाऊं वानी की प्रस्तुति जमीन हमारी धरोहर। जमीनें जो हमारा अस्तित्व है, जमीनें जो हमारी धरोहर हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल और आप मुझे सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में। उत्तराखंड की जमीनों के समझने के पहले भाग में जो हमने बात की थी और समझा था उत्तराखंड की जमीनों का इतिहास, हम जमीनों के इतिहास को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे भाग में एडवोकेट तरुण जोशी जी से बात करते हुए हम जानेंगे कि हमारी जमीनों का वर्गीकरण कैसे हुआ। वर्गीकरण का मतलब जो अभी उत्तराखंड में जमीनें हैं, कैसे ये भूमिधरी या रजिस्टर्ड लैंड हुई, लोगों के नाम पर जमीनें चढ़ी, ये हमने जाना कि अंग्रेजों ने कैसे लोगों को जमीनों का मालिकाना हक दिया। लेकिन अब समझेंगे कि कैसे नॉन जेडे, बेनाप जमीन, कैसे जंगलों का वर्गीकरण हुआ, खासकर कि कैसे ये रिजर्व फॉरेस्ट होगा और कौन सा वन पंचायत या पंचायतों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वानी में। आज के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सर, आज तो हम यही जानना चाहेंगे कि कैसे इन जमीनों का वर्गीकरण हुआ। अंग्रेज जब आए तो वो तो अपना ही व्यावसायिक नजरिया लेकर के आए थे ना, और इसी समय आप देखो तो दो बड़ी चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि पूरे देश में जो है और यूरोप में भी जो है बहुत तेजी से ये इसके रेल का जो है वो हुआ, आविष्कार भी हुआ और रेल की पटरियां बिछने लगी। ठीक है, तो यहाँ की जो लकड़ी थी, यहाँ के जो जंगल थे, वो रेल की पटरियों के लिए जो है बहुत मुफीद थे, बहुत अच्छे थे। उनसे बहुत अच्छी रेल की पटरियां बनती थी। तो और उसी समय तक उन्होंने आकर के एक तरीका भी खोज लिया था कि बरसात के दिनों में जब नदियां अपने पूरे बहाव में होती थी तो वो जंगल काटते थे, जंगल काट करके उस नदी में डाल देते थे गिल्टे बना करके। और जैसे आप नाम आपने सुना है काठगोदाम, नाम ही काठगोदाम है ना। तो काठगोदाम नाम क्यों पड़ा? काठगोदाम नाम पड़ा ही इसीलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा काठ का, लकड़ी का गोदाम हुआ करता था। ठीक है, तो और वो बाद के वर्षों में भी हम देखें आज़ादी के बहुत तब वर्षों तक भी कायम रहा, जिसमें सेंचुरी पेपर मिल और फिर वो आगे का इतिहास है जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन वो सेंचुरी पेपर मिल को भी लकड़ी जो है वहीं से जो है सप्लाई जो है की जाती थी। तो ये ऐसे ही जो है आप कोटद्वार देखेंगे, वो भी एक इस तरीके के जहाँ जहाँ पर आकर के नदी धीमी हो रही है, लकड़ियाँ आके किनारे लग रहे हैं, वहाँ पर आपने जो है उस लकड़ी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि एक तरफ जो लोग थे उनकी इतनी निर्भरता थी जंगलों के ऊपर, दूसरी तरफ अंग्रेजों को जंगल अपने लिए चाहिए थे। यहाँ पर से द्वंद्व शुरू हुआ। अच्छा, तो अंग्रेज में भी शासक थे, अंग्रेज शासक थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जंगल तो हमारे हैं, जंगल हमारे हैं, तो आपका जंगल के भीतर जाना वो लिमिटेड होगा। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे करके, नैनीताल का ही अगर हम उदाहरण है तो 1823 में ही उन्होंने आकर आते के साथ ही 1815 में आए थे, 1823 में उन्होंने जंगलों को लेकर के पहले कुछ नियम बना दिए थे कि रोड के किनारे नहीं काटोगे, इतनी चौड़ाई का नहीं काटोगे, इस तरीके के नियम बनना शुरू करे। और ये नियम बनाते 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 वो 1878 तक उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बना दिया। ठीक है, और उस फॉरेस्ट एक्ट के भीतर उन्होंने बहुत सारे इलाकों में लोगों का जाना प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। फिर जो है 1893 एक बड़ा हमारे यहाँ महत्वपूर्ण वर्ष है, और 1893 में वो एक जीओ लेकर के आए, जिस जीओ में उन्होंने ये कहा कि लोगों के पास जितनी खेती की जमीन है, बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये नोट करने लायक भी है कि जितनी खेती की जमीन है, खेती की जमीन कौन सी है? जो आपने बंदोबस्ती में नाप ली है, जिसका आप लगान दे रहे हैं, उसको छोड़ करके बाकी सारी जमीन वन भूमि कहलाएगी। अच्छा, ठीक है, और वो इसी का जिसका आप अपनी शुरुआती बातचीत में जिक्र भी कर रहे थे कि कितने % जंगल और कितने % खेती। तो ये डाटा हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ आज 72% वन भूमि है जी, 72%। अच्छा, और जिस समय हम जो है हमारा राज्य बना था उस समय ये लगभग थी 63% जी। तो आप ये समझिए कि राज्य बनने के इन सालों में लगभग 2013 तक हमारे यहाँ वन भूमि बढ़ करके 63 से 72% हो गई। अच्छा, ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो लगभग 53,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था जिस समय हमारा राज्य बना, वो एरिया तो उतना ही है जी, लेकिन वन भूमि कैसे बढ़ गई? हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है
कि वन भूमि तो घटनी चाहिए थी ना। क्योंकि आप इतने सारे विकास के काम कर रहे हो वन भूमि में, सड़क बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो और तमाम चीजें वन भूमि के ऊपर आप बना रहे हो, टिहरी जैसा इतना बड़ा डैम भी बना रहे हो, तो वन भूमि घटनी चाहिए थी। पूरे देश में वन भूमि घट रही है, हमारे यहाँ वन भूमि बढ़ रही है। ठीक है, तो वो उसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये वन भूमि कैसे बढ़ गई। लेकिन इसी का अगर हम कंपेरिजन करें कि हमारे यहाँ दो जो जिले हैं तराई के, ठीक है, तराई के हरिद्वार और उधम सिंह नगर, अगर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आप जाते हो तो यहाँ पर खेती की जो जमीन है वो लगभग 52 से 55% है। ठीक है, बाकी भूमि अन्य भूमियां हैं। ठीक है, लेकिन अब जब आप पहाड़ के इन 13 जिलों के भीतर आते हो तो यहाँ पर खेती की जो जमीन है वो केवल 5% है। अच्छा, अब आप ये एक अंतर देखिए, 5% और 52% का अंतर देखिए। केवल 5% जमीन पर हमारा पूरे पहाड़ का जो एग्रीकल्चर है, पूरे पहाड़ का जो डेवलपमेंट है, वो सब कुछ जो है उस 5% जमीन के ऊपर टिका हुआ है। और ये जमीन हर साल घटते जा रही है। क्यों घटते जा रही है? क्योंकि लोगों के मकान बन रहे हैं। ठीक है, उद्योग भी लग रहे हैं। ठीक है, कुछ बड़ी योजनाएं भी आ रही हैं, तो इन सब के चलते ये जमीन जो है वो जो है घटते चले जा रही है। अब यहाँ पर हम जिक्र करते हैं 1893 के जीओ का। तो 1893 के जीओ ने जब ये स्थापित किया कि आपकी जो खेती की जमीन है उसके अलावा बाकी सारी जमीन फॉरेस्ट की, ठीक है, और फॉरेस्ट में जाने के लिए उन्होंने जो है नियम बना दिए कि फॉरेस्ट के भीतर आप ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, या ये नहीं करोगे, तमाम चीजें कर दी थी। तो इसको लेकर के तो लोगों का जो पूरा जीवन यापन था ना वो तो गड़बड़ा गया। अगर जंगल के भीतर नहीं जाओगे तो जानवर कैसे पालोगे, जानवर नहीं पालोगे तो खेती कैसे करोगे, तो लोग क्या करें। तो लोगों ने इसको लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट उस समय किया और छिटपुट छिटपुट तो मूवमेंट चलते ही रहे। लेकिन 1911 से लेकर के 1921 तक तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट हुए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जेल के भीतर गए, बहुत सारी महिलाएं जेल के भीतर गई, पुरुष तो जेल के भीतर गए लेकिन बहुत सारी महिलाएं गई जेल के भीतर। ठीक है, और बहुत सारे छोटे बच्चे जेल के भीतर गए और हजारों लोगों के ऊपर जो है उन्होंने जो है जुर्म जो है काटे, उनसे जो है जुर्म वसूल किया। तो इसका एक उदाहरण इसको हम कैसे समझ सकते हैं ना, कल्चरली भी इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे यहाँ एक शब्द है पत्रोल। ठीक है, और पत्रोल को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे पुराने गानों में आपको पत्रोल सुनाई देगा। ठीक है ना, और पत्रोल का कितना आतंक था लोगों के भीतर कि लोग पत्रोल की शक्ल अगर दूर से देख लेते थे तो जो है भाग जाते थे। ये पत्रोल का आतंक था। लेकिन अब पत्रोल शब्द कहाँ से आया? क्योंकि अंग्रेजों ने जंगलों में पेट्रोलिंग करने के लिए कुछ लोगों को रखा, तो आप लोगों ने पेट्रोलिंग शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया, तो उन्होंने उसको कुमाऊनी में पत्रोल कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना उस समय आतंक रहा होगा अंग्रेजों की उन नीतियों का और कितना लोगों ने उसका विरोध किया होगा। लेकिन विरोध जबरदस्त था और फाइनली तो ये भी हुआ कि लोगों ने कई सारी जगह जो है जंगलों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जंगल अगर हमारे नहीं तो तुम्हारे भी नहीं। तो यहाँ पर वो वाला सवाल है कि हम जो जंगलों की श्रेणियाँ क्या हैं या हमारी जमीनों की श्रेणियाँ क्या हैं, यहाँ पर उस बात को समझने का एक अर्थ बनता है कि 1921 में अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई जिसको फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कहते हैं, और इस वन शिकायत समिति फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। तो इस फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने जो है पूरे इलाके का, कुमाऊं का और गढ़वाल का दौरा किया, बहुत सारी जगह मीटिंग करी, लोगों की समस्याएं सुनी और इन समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने सरकार को अपने सुझाव दिए। सुझाव तो कई सारे थे लेकिन उसमें 2-3 सुझाव जो अभी हमारे मतलब के हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि जितने भी जंगल हैं इन जंगलों को आप जो है 2 हिस्सों में बांट दीजिए। ठीक है, एक जंगल होगा कॉमर्शियल, मतलब जिसमें टिम्बर है, इमारती लकड़ी है, एक जंगल वो होगा, और एक जंगल वो होगा जिसमें चौड़ी पत्तियां हैं, जिसमें बांस बुरांस और ये फलियाटी तमाम चीजें आ रही थी जो लोगों के उपयोग की है। तो जंगलों को 2 हिस्सों में बांटो। तो यहाँ पे से जंगल 2 हिस्सों में बढ़ गए। ठीक है, और उसके साथ ही उन्होंने ये प्राविधान भी किया कि जो इमारती लकड़ी के जो जंगल है वो तो वन विभाग को दे दो। ठीक है, और जो बचे हुए चौड़े जंगल है ये लोगों को दे दो। ठीक है, तो अब वो जो उस समय से जो है जब जंगल 2 हिस्सों में बटा तो जो इमारती लकड़ी वाले जंगल थे उनका मैनेजमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चला गया, और जो चौड़ी पत्ती वाले जंगल थे उनका मैनेजमेंट सिविल डिपार्टमेंट यानी कि हमारे जो एसडीएम से लेकर के डीएम और कमिश्नर इनके पास आ गया, राजस्व विभाग के पास आ गया। तो आज के दिन में भी हमारे जो सिविल के जो जंगल है उनका मालिकाना हक जो है वो राजस्व विभाग के पास है,
बीच में उसमें कई सारे परिवर्तन आए हैं जिनका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर ये हमारे यहाँ जंगलों के 2 प्रकार हैं। हालांकि एक तीसरा प्रकार भी है प्राइवेट फॉरेस्ट का, लेकिन वो बहुत छोटा हिस्सा है। तो ये 2 प्रकार हैं जिनमें एक का मालिक राजस्व विभाग और एक का मालिक वन विभाग। ठीक है, इसके लिए इसके भीतर जो राजस्व विभाग को जो जमीन दी गई या जो जंगल दिए गए या जो वन भूमि दी गई, उसके भीतर उन्होंने ये प्राविधान किया कि आप इसके भीतर अपनी वन पंचायत बना सकते हो। और वन पंचायत बनने से पहले क्या था कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि जो है अंग्रेजों के आने से पहले जंगलों का कोई मैनेजमेंट नहीं था। मैनेजमेंट था, क्योंकि लोग अगर उस जंगल का उपयोग करते थे तो बदले में जंगल को कुछ देते भी थे। तो उन्होंने अपने मैनेजमेंट के अपने तरीके निकाले थे कि हर गांव के भीतर कुछ लोगों को तैयार किया जाता था और वो जंगल की सुरक्षा भी करते थे। उतने सारे जानवर है ना, उतने सारे जानवरों को लेके जंगल में भी तो जाना है, तो उनके लिए चौकीदार भी चाहिए। तो गांव के कुछ लोग चौकीदार भी होते थे। तो हमारे यहाँ जंगलों के प्रबंधन की व्यवस्था थी जिसको लठ पंचायत कहते हैं। ठीक है, लठ पंचायत का मतलब लठ आप समझते हैं, स्टिक। ठीक है, और लठ पंचायत का मतलब ये था कि एक डंडा होता था, वो डंडा प्रतीक था ताकत का। ठीक है, और हर दिन वो डंडा एक परिवार के पास जाता था। मान लीजिए आज वो आपके पास है, आपके बगल में मेरा घर है, तो आज आप सारे जानवरों को जंगल में ले जाओगे, उनकी जंगल की व्यवस्था भी देखोगे। ठीक है, शाम को जब आप जानवर लौट करके आ जाएंगे तो आप वो लठ मेरे यहाँ दे जाओगे, कल को मैं पूरी व्यवस्था देखूंगा। तो इस तरीके से वो लठ पूरा जो है गाँव में घूमता रहता था और उससे जुड़ी हुई जो व्यवस्था थी मैनेजमेंट की, उसको लठ पंचायत कहा जाता था। और लठ पंचायत की व्यवस्था को कायम रखते हुए उन्होंने हमारे यहाँ वन पंचायत की व्यवस्था बनाई और हर गांव को ये कहा कि आपके नज़दीक का जो भी जंगल है, जितने जंगल के भीतर आप जा रहे हो उतने जंगल के भीतर आप अपनी वन पंचायत बना सकते हो और उन वन पंचायतों से जो है आप जो है उसका मैनेजमेंट पूरी तरीके से आपके हाथ में रहेगा। और शुरुआती जो उन्होंने नियमावली बनाई उसके लिए 1931 में बनाई, तो उसमें उन्होंने केवल 19 बिंदु रखे थे और यहाँ तक की भी व्यवस्था करी थी कि अगर गांव में कोई भूमिहीन है तो और उसके पास जमीन नहीं है तो वन पंचायत में से आप उसको जमीन जो है दे सकते हैं। ये व्यवस्था आगे तक कायम रही, 76 तक हमारे यहाँ वो व्यवस्था कायम रही। 76 में वो व्यवस्था जो है बदल गई। बदलने के भी कई सारे कारण हैं, लेकिन इस बीच हम ये देखते हैं कि जब आज़ादी आई तो कई सारे लोगों के दिमाग में था कि अब आज़ादी आ गई है तो हमारे यहाँ कई सारे जो प्रश्न हैं भूमि के, जंगल के, इन प्रश्नों का समाधान होगा। मसलन कि जो एक बात हम ये कह रहे थे कि जो बहुत कम ज़मीन थी उसका जो है समाधान होगा कि लोगों को और ज़मीन मिलेगी। कम ज़मीन जब मैं कह रहा था, मैंने कहा कि 5% ज़मीन लोगों के पास रह गई है। और जो लोगों के पास, जिसको हमने अभी एक सवाल किया था कि बेनाब ज़मीन क्या है, ये सवाल किया था ना, तो बेनाब ज़मीन क्या है? बेनाब ज़मीन एक तो यह है कि जो भी हमारे 2 खेत होते हैं वो 2 खेत तो नपे हुए हैं ना, लेकिन उसके बीच में जो भीड़ा है वो तो नपा हुआ नहीं है, तो वो भी बेनाब ज़मीन है। ठीक है। हाँ, दूसरी बात कि जब अंग्रेजों ने पहली बंदोबस्ती करी जिसका मैंने जिक्र किया, तो उन्होंने पूरे गांव की सीमा नापी ना। उस गांव की सीमा के भीतर जो है आपका खेल का मैदान भी था, शमशान भी था, पनगढ़ भी था, कहीं पर चक्की भी लगी हुई थी। तो ऐसी जमीन किसी की निजी मिल्कियत में तो थी नहीं, लेकिन ये गांव की संपत्ति थी। ठीक है, जिसको आज हम बेनाब जमीन बोलते हैं। बेनाब तो हमारे यहाँ कोई नहीं है क्योंकि सारी जमीन नपी हुई है, ठीक है ना, लेकिन एक प्रचलित अर्थ में उसको बेनाब कहा जाता है। और बेनाब जमीन का जो मालिकाना हक है वो गांव राज्य सरकार ना, गांव राजस्व का है, वो राज्य सरकार का है। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार से भी ज्यादा अब उस समय अगर हम वो 1893 वाले जीओ को देखें तो 1893 की जीओ की वजह से बेनाब जमीन का सारा हक जो है वो वन विभाग के पास है, उसका मालिकाना हक वन विभाग के पास है। और उसको लेकर के हम लोगों ने बहुत सारा संघर्ष किया था। 2001 से लेकर के 2011 तक बहुत बड़ा उसको लेकर एक मूवमेंट किया कि वो जमीन लोगों के पास आई और ये गलत तरीके से इसको वन भूमि घोषित किया था। राज्य सरकार ने इस बात को मान भी लिया था। और 11 में जब खंडूरी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने जो हमारा बहुत लंबे समय से एक जो मांग थी कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके इस जमीन को आप वन भूमि से हटा दीजिए, क्योंकि वो एक जीओ से चल रही है। तो उसको लेकर के राज्य सरकार ने उस बात को माना और उसको एक प्रस्ताव के तौर पर उसको हटा दिया। 2011 से लेकर के 2017 तक वो जमीन जो है वन भूमि में से हट गई थी। लेकिन उस बीच में सरकार ने एक काम नहीं किया कि उस जमीन को उसने भूमिहीन लोगों को बांट देना चाहिए था या उनके नाम पर वो जमीन चढ़ा देनी चाहिए थी, वो काम नहीं किया। जिसकी वजह से क्या दिक्कत आई कि 2017 में हाई कोर्ट ने जो है 100 मोटो जो है अब उनके यहाँ केस चल रहा था, जिसमें उन्हीं को अपने लिए हाईकोर्ट को जमीन की जरूरत थी। और वहां पर इस जमीन का जब पेच आया
तो उन्होंने एक आदेश दे दिया कि 2011 में जो संशोधन आपने किया है विधानसभा में 1893 की जीओ में, वो अवैध है। अगर आपको उसको खत्म करना है तो आप जो है केंद्र में जाइए, वहीं कमेटी होती है ना केंद्र में इस तरीके के मुद्दे देखने के लिए, जिसको सीईसी बोला जाता है, सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी। तो उसके पास जाइए और उससे फिर आप आगे की कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार गई नहीं, तो वो जमीन वापस लौट करके फिर से वन भूमि बन गई है। और वन भूमि का मतलब क्या होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ लेना चाहिए कि कोई भी जब वन भूमि है तो उस किसी भी वन भूमि के भीतर 1980 का हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के भीतर ही कहा गया है कि किसी भी वन भूमि का उपयोग किसी गैर वानिकी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर वो वन भूमि है तो उसमें आप पेड़ लगाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अब इसको अगर हम अपने गांव के संदर्भ में टटोल करके देखें, जो आज हमारे गांव की स्थितियां हैं, और जिसको आगे हम भू कानून के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करेंगे। आधे से ज्यादा गांव में तो लोगों के मकान जो है बेनाब जमीन में बने हुए हैं, ठीक है। और लगभग सब लोगों के पास जितनी उनके पास नाप जमीन है उससे लगती हुई उनके पास बेनाप जमीन है, ठीक है। और ये बेनाप जमीन, जैसा मैं कह रहा हूँ, इसका विधिक स्वरूप तो जो है वन भूमि का है। तो अगर वन विभाग कभी भी चाहे कि अभी अगर आपको ध्यान होगा कि अभी 2023 में पदमपुरी के पास से हमारे कोई बाहर के व्यक्ति थे, उन्होंने जमीन खरीदी थी और इसी तरीके का जमीन को लेकर विवाद आया नाप बेनाप का। तो उन्होंने हाईकोर्ट को एक चिट्ठी लिख दी। हाईकोर्ट को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई ये तो जो है यहाँ पर जमीन पर बहुत अतिक्रमण हुआ है, क्योंकि उनकी नजर में तो वन भूमि है, तो इसको खाली करवाया जाए। हाईकोर्ट ने सोमोटो ले लिया। सोमोटो लेकर के उसने एक फैसला दे दिया कि सड़क के किनारे वन भूमि में जितना अतिक्रमण है सब हटाओ, ठीक है। उसको लेकर के आप देख रहे होंगे कि वो हल्द्वानी में, उधर इधर इतनी जगह सब टूटा। हम हल्द्वानी से जब शुरू कर रहे थे, भीमताल होते हुए, रानी बाग होते हुए, सब जगह कितनी अफरा तफरी मच गई थी। बिल्कुल सबको नोटिस हो गए थे और सब कुछ टूटना था। वो तो बाद के दिनों में कुछ चीजों से वो रुका, अभी वो थोड़ा रुका हुआ है। लेकिन कभी भी, क्योंकि जब अगर मालिकाना हक वन विभाग का है तो आपको वो खाली तो कभी भी करा सकता है। आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप जो है उस पर अपना हक साबित कर सकें, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वहां पर लागू होता है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के भीतर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग नहीं हो सकता है। तो ये इस बात को वनों के साथ में जोड़ करके इसलिए रख रहा हूँ कि ये सिर्फ वन की समस्या नहीं है जी, ये लोगों की अपनी जमीन की भी समस्या है, ठीक है। जब आप गांव के भीतर जाकर के इस तरीके की स्थिति हमने देखा था कि पिछली बार गरुड़ जो है, गरुड़ का जो पूरा बाजार है अगर आप देखें तो वो इसी बेनाप जमीन के ऊपर है। अच्छा, तो पूरे गांव को जो है नोटिस इशू हो गए थे, ठीक है। हाँ। अब लेकिन अगर ये सारे गांव में इस तरीके के नोटिस इशू होने लगे हैं, लोगों को उससे हटाया जाने लगा, तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा आबादी जो है वो तो सड़क पर आ जाएगी। तो उसके लिए अगर हम अपने जब हम भू कानून की बात कर रहे हैं तो क्या हमारे पास ये भू कानून के भीतर ये मुद्दा मौजूद है जी। सर फिर से वापस लौटते हैं अपनी बातों पर, और जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो जब अंग्रेज गए और आज़ादी आई तो उन्होंने भी जैसे ही वो व्यवस्था बनी थी वैसे ही लागू किया, या आज़ादी के बाद हमने भू कानूनों में कुछ या जो जमीनें आई उसमें कुछ परिवर्तन किया है? जी देखिए, क्या था कि अगर आप आज़ादी के आंदोलन को देखें ना जी, तो आज़ादी का जो आंदोलन यहाँ उत्तराखंड के भीतर चल रहा था जी, वो दो चीज़ों के आधार पर चल रहा था। सीधे आज़ादी से अगर आप कहें कि जिस तरीके से देश में सीधे आज़ादी को लेकर आंदोलन चल रहा था, लेकिन यहाँ जो आज़ादी का आंदोलन था वो दो चीज़ों के लिए था, एक तो जंगल के लिए और एक जमीन के लिए जी, ठीक है ना। और जमीन के लिए तो लगभग पूरे देश में ही आज़ादी का आंदोलन था, क्योंकि पूरे देश में जमींदारी प्रथा थी और उस जमींदारी प्रथा से लोग छुटकारा पाना चाहते थे, तो वो आज़ादी भी चाहते थे, ठीक है। हालांकि इस ढंग से इतिहास मुझे लगता है कि कभी जो है गढ़ा गया नहीं है कि उस आज़ादी के इतिहास में किसानों का योगदान क्या है, या जो भूमिहीन लोग थे या जो खेती के ऊपर खेतीहर मजदूर थे उन लोगों का क्या योगदान है, उस ढंग से आया नहीं है। और उत्तराखंड में भी नहीं आया। अगर आप देखो तो उत्तराखंड में 1931 में ही जो है सरयू के किनारे जो है कुली बेगार प्रथा के रजिस्टर बहाए गए थे, ठीक है। वो उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसमें किस तरीके से लोगों ने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। अब क्या थी कुली बेगार प्रथा? कुली बेगार प्रथा तो इतनी थी कि भाई जब अंग्रेज वो अपना यात्राओं में निकलते थे अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने प्रशासन के लिए, तो हर गांव के भीतर तय था कि एक रजिस्टर बना हुआ था जी। उस रजिस्टर में लोगों के नाम लिखे हुए थे जी।
तो हर एक गांव को जो है उतने लोगों को कुली के तौर पर, मतलब उनको चलते थे पालकियों में, तो उनकी पालकी ढोने के लिए आपको इतने लोग चाहिए थे, तो वो लोग आपको देने पड़ते थे मुफ्त में, जिसको बेगार कहा जाता है। साथ में आपको गांव से इकट्ठा करके दूध, दही, मुर्गा, बकरी, ये तमाम चीजें भी देनी होती थी। और ये इतना लोगों के ऊपर इसका जो है वो था, मतलब एक तरीके से दबाव था कि लोगों ने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा लड़ाई करी। लेकिन 31 में उन्होंने तय किया कि अब हम अपने सारे कुली बेगार के जो रजिस्टर हैं वो उठा करके जो है सरयू में जो है बहा देंगे, और बहाए गए। और बहाने के बाद ही फिर जो है फिर उसका अपने इतिहास से जॉर्ज पंचम के दरबार का और उसमें इन सब बातों का जाना, और उसके बाद उस कुली बेगार प्रथा को जो है वो खत्म करना। तो इसी तरीके से जमीन के सवाल थे, क्योंकि जमीन के भीतर जो आपका 1893 का जो एक्ट आ रहा था, जंगल के भीतर जो हक खत्म किए जा रहे थे, तो उन सबको लेकर के भीतर जो लोगों का आक्रोश था, लोगों को ये लग रहा था कि आज़ादी आएगी तो इन सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी अपनी सरकार आएगी, और हुआ भी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आए। जी हाँ, कार्यक्रम में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां अभी आगे आने वाली हैं। हम बात करेंगे सही मायनों में भू कानून की। कैसे भू कानून हमारे लिए जरूरी है, क्या भू कानून के अलावा कुछ और तो जरूरी नहीं। इन सब जानकारी को जानने के लिए बने रहिए रेडियो कुमाऊं वाणी के साथ। धन्यवाद।